Illusion CAD channel is all about learning. Civil, interior, mechanical, electrical, architectural CAD. Softwares from basic to advanced for technical and non-technical students. Illusion CAD is also providing app facility for online course and details drawings for working. Mr. Sahil gives professional level training and also he provide live projects, training, learn, detailed architecture drawings and interior detailed drawings, section elevation, electrical design, etc. Join our 3 months professional course and also you can join 6 months diploma in interior design with Gulf Country details. Subscribe to our channel and keep watching our latest videos on various design softwares. For more information about all professional interior and KD courses through our institution, feel free to contact us on 888-12-6277-284 00170356। डिस्कस किया था लास्ट क्लास में फ्लोर प्लान डिजाइन करना। फ्लोर प्लान कैसे डिजाइन करा जाता है, बहुत अच्छे से डिटेलिंग पे काम करा था हम लोगों ने और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखी थी फ्लोर प्लानिंग के अंदर। क्या मेथड होता है वर्किंग करने का, किस वे में हम लोग काम करते हैं, क्योंकि ये हम लोगों ने पहले भी देखा था कि एक प्रैक्टिस के बेसिस पे ड्राइंग बनाना और एक क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे काम करना, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। सिंपल वर्ड में अगर एक्सप्लेन करूं तो ज़मीन आसमान का अंतर होता है प्रैक्टिकली काम करने का तरीका। ठीक है, तो हम वही चीज़ सभी लोगों को थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं कि बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली काम करें, बहुत सोच समझ के चीज़ों को डिज़ाइन करें और आगे हम कुछ प्रोजेक्ट पे वर्किंग कराएंगे सभी लोगों से। क्रिएटिविटी अपनी स्ट्रॉन्ग करो, उन पॉइंटों को अपने स्ट्रॉन्ग करो जो तुम्हारे वीक है। हमने क्या बोला था कि प्लानिंग एक, ये आपका जो बेस है यहाँ से स्टार्ट होता है, ये बेस है आपका प्लानिंग का और ये सारी ड्राइंग्स इसी की बेसिस पे डिज़ाइन करी जाती हैं। ये पहला स्टेप है, ये पहली सीढ़ी है आपकी, सभी लोगों से मैं पहले बोल चुका हूँ। ठीक है, तो हम जब वर्किंग करते हैं तो वर्किंग में हम लोग क्या करते हैं, कुछ ड्राइंग्स बनाते हैं, एक एक स्टेप की ड्राइंग्स, मतलब कि जो हमारी टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स होती हैं, वर्किंग ड्राइंग्स होती हैं, जो हम लोग क्लाइंट को देते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए, उस पे काम करना। फ्लो प्लान हम लोगों ने डिज़ाइन करा था। फ्लो प्लान के अंदर 2 कैटेगरी हम लोगों ने पढ़ी थी, याद होगा, वास्तु प्लस बिल्डिंग बाय लॉ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फ्लो प्लान, जिसके बेसिस पे हम काम नहीं कर सकते हैं। डोर विंडो शेड्यूल्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। एक कंप्लीट डिटेल, एक इंफॉर्मेटिव चार्ट डिज़ाइन करना अपनी वर्किंग के लिए। एक बात हमेशा ध्यान रखना, माइंड में ये कभी भी कन्फ्यूज़न मत रखना कि जो भी हम वर्किंग करते हैं वो हम क्लाइंट के लिए करते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम अपने क्लाइंट के लिए, क्लाइंट्स को मतलब नहीं है, वो इनका कुछ नहीं करेगा, वो कुछ नहीं करेगा इनका। ये ड्राइंग्स हम अपनी वर्किंग के लिए करते हैं, अपनी टीम के लिए करते हैं, जिस पे वो लोग वर्क करेंगे। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। डोर विंडो शेड्यूल्स में हम लोगों ने क्या सीखा था, डोर विंडो की डिटेलिंग करना, बहुत एक अच्छे सिस्टमेटिक वे में डिज़ाइन करना। और यहाँ पर हम कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ आज डिस्कस करेंगे। टेबल डिज़ाइन करना। देखो, हम आगे टॉपिक पे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर देते हैं। हम कोई भी वर्किंग करते हैं
राइट, कुछ भी बनाते हैं। लाइक अगर हमें डोर विंडो के डिज़ाइन देने हैं, मैंने उसके डिज़ाइंस क्रिएट करे, क्या हम लोग करते थे, वहाँ पर हम लोग टेबल को डिज़ाइन करते थे। आप लोग अपनी खुद की टेबल एक बना के रखेंगे, ये बात ध्यान रखना, आपकी टेबल वहाँ पर होनी चाहिए। अब टेबल बनाने का यहाँ पर 2 प्रोसेस हैं। पहला प्रोसेस तो ये है कि टीबी एंटर करके, आप जब टीबी एंटर करोगे तो टीबी एंटर करने के बाद यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा कॉलम्स एंड रो, 2 ऑप्शंस मिलेंगे। आपने कॉलम दे दिए 6, रो दे दिए 6, टाइटल चाहिए, हेडर चाहिए, डेटा चाहिए, ओके करा, प्लेस कर दिया, एक टेबल हमारी वहाँ पर जनरेट हो गई। सिंपल वर्ड में अगर हम एक्सप्लेन करें, ये हमने टेबल्स को क्रिएट कर लिया। फिर भी हमारे लिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग पार्ट है कि हम इसको टाइप करेंगे, टाइप करके ओके करेंगे, फिर वहाँ पर टाइप करेंगे, साइज़ देंगे वहाँ पर हर एक पार्ट का, ओके करेंगे तो वो हमारी टेबल्स वहाँ पर बनेगी। बहुत टाइम टेकिंग पार्ट है। दूसरा स्टेप हम आते हैं कि हम टेबल को पहले से ही क्रिएट करके रख लेते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। अब टेबल को कैसे बनाओगे, ये थोड़ा सा एडवांस है पार्ट, ये थोड़ा सा एडवांस पार्ट है। मैन्युअली बना के रखो, ठीक है। नंबर यहाँ पर कुछ भी डाल दो, चलो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ सीरियल नंबर, टाइप, क्वालिटी एंड प्राइस, ये अलग अलग टैग लगा दो, एक रैंडम ले लो। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एट्रीब्यूट पढ़ा था, याद होगा। तो एट्रीब्यूट का हम इस्तेमाल करेंगे टेबल के अंदर, याद होगा। एट्रीब्यूट हम इस्तेमाल करेंगे टेबल्स में। अब एट्रीब्यूट को यूज़ कर रहे हैं टेबल में तो उसका बेनिफिट क्या मिलेगा, तो वहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं। जो हमें बार बार टेक्स्ट को कॉपी करना और मूव करना होता है, तो इस यहाँ पर एक बेनिफिट ये मिलेगा कि अगर हम उस टेबल को डिटेल्स के साथ अगर हम बनाएंगे और कन्वर्ट कर देंगे, किसमें, एट्रीब्यूट और ब्लॉक के साथ, एंड ओके, ये एग्जांपल है। तो इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि वो जो टेबल है वो ब्लॉक में कन्वर्ट हो गई एट्रीब्यूट के साथ। हम उसकी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं, जिसको चाहे हम उसको चेंज कर सकते हैं। 1, दूसरी को मैंने 2 कर दिया या ई कर दिया, तो क्या हुआ, इससे भी मेरा काम फास्ट हो जाएगा। ये दूसरा ऑप्शन है जिसको चेंज करना है। इससे क्या, एक्सप्लोर नहीं करना पड़ेगा बार बार चीज़ों को, और डिटेल बना लोगे। ये दूसरा पॉइंट हो गया। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आने वाले, अब जब हम डिटेलिंग्स पे आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स होंगे, उनकी बहुत डिटेल्स होगी, सिंपल सी बात है। और डिज़ाइनिंग का सबसे पहला एक थंब रूल होता है कि काम ऐसा करो जो फास्ट हो, काम ऐसा करो जो फास्ट हो, और प्रोजेक्ट का जो ड्यूरेशन है वो शॉर्ट होना चाहिए, कि हमें बनाना है इसको जितनी जल्दी हो जाए। एक तो ये मेथड होता है कि पूरी डिटेल टेबल हमने क्रिएट करके रख ली, दिस वन इज सीरियल नंबर, डिटेल्स, रेफरेंस, लीजेंड, थिकनेस ऑफ मटेरियल, कंपनी नेम, एरिया, फ्लोरिंग एरिया, टाइप्स, एवरी डिटेल। तीसरा सबसे शॉर्ट मेथड है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल लो, ये जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, मैं बताना चाहूँगा ये कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, ये हमेशा ध्यान रखना। इसको यूज़ करोगे डोर विंडो शेड्यूल में, इसको यूज़ करोगे फर्नीचर लेआउट में, ठीक है। इसको यूज़ करोगे एक्सटीरियर मटेरियल डिटेल्स में, इसमें इंपॉर्टेंट है। दूसरा आप यूज़ करोगे वॉल कंस्ट्रक्शन डिटेल्स में, जहाँ जहाँ टेबल्स की ज़रूरत पड़ती है हम लोगों को वर्किंग के लिए। अब क्यों, छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा, समझ जाओगे बहुत ईजिली। ये मेरा बेडरूम है, बेडरूम में क्या है, साइड टेबल, देन बेड, उसके बाद फर्नीचर आइटम्स, ठीक है, और डोर भी है मेरे पास, विंडो भी है। आपकी स्क्रीन पे ऑटोमेटिक आ गया एक्सेल। अभी कितना बढ़िया ऑप्शन है,
तो इसको तो मैं अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लेता हूँ। ये रो एंड कॉलम्स हैं, आप इनको ड्रैग करके, अब मुझे एक्चुअली पढ़ाना पड़ेगा तुम लोगों को, लग रहा है ऑटोकैड के साथ साथ। रो कॉलम्स को आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। इसको सेलेक्ट करके आप यहाँ पर कलर्स इफेक्ट लाइट डार्क ले सकते हो। अच्छा, मेरे साथ कंडीशंस नहीं है, मेरा बच्चे सॉफ्टवेयर बच्चों को हम बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन ये है कि बच्चा सीखने वाला होना चाहिए, बस सिंपल सी बात है। कलर इफेक्ट हमने यहाँ से चेंज कर लिया सारे, ये यहाँ पर दिया हुआ है देखो, चेक ऑल, कैलकुलेशन, नेचुरल कलर्स, ठीक है, ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। और ये बॉर्डर्स आ गया, ये मैं डिटेल्स क्रिएट कर रहा हूँ हम लोग अपनी वर्किंग के लिए, कि अलग अलग नेम के साथ साथ अलग अलग टाइप भी उसमें मेंशन करेंगे। और यहाँ पर क्या देना चाहते हो, इसको मैं मर्ज करा दूंगा, यहाँ पर हम दे देंगे टाइटल, लाइक क्या, बेडरूम। डिटेल्स सबको सेलेक्ट कर लो। ऊपर दिया है बोल्ड करने का ऑप्शन, बोल्ड कर सकते हो, साइज इंक्रीज कर सकते हो जैसे चाहो। और ये टेबल्स हमारा आ गया, ठीक, बढ़िया सी बन गई टेबल, जो ऑटोकैड में नहीं कर सकते, सबसे बेस्ट ऑप्शन, ठीक। अब आती है बात नंबर 2 पे, क्या करना है। यहाँ पर कि सीरियल नंबर ऑटोमेटिक दिए हुए हैं, क्या क्या है आपके पास, बेड है, और बताइए टेबल, उसके बाद टेबल लैंप, जो जो डिटेल्स देना चाहते हो, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। क्या है आपके पास, चेयर है, वहाँ पर इंडोर प्लांट है, इसको यहाँ से इंक्रीज़ कर लेना, क्लिक करके इंक्रीज़ कर लो। और क्या है, टीवी यूनिट है हमारे पास, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, वैसे इसको काउंट नहीं करते हैं, इसका अलग ही डिटेल होता है। वार्डरोब है मेरे पास, ठीक है, लाइट है मेरे पास, बस। बेड का अब यहाँ ऊपर भी इसकी हेडलाइंस आएंगी, बेड, फर्नीचर आइटम्स, मटेरियल, टाइप, कॉस्ट, ये सब आएगा। बेड, वुडन फिनिश, और लोकेशन बेडरूम में, कॉस्ट बताइए, अप्रॉक्स 25,000, टेबल 25, सॉरी दिस वन 25। इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर देखो दिया हुआ है ऑप्शन सेंटर, तो आप इसको सेंटर में ला सकते हो, टेक्स्ट को और किसी भी वैल्यूज़ को आप सेंटर में ला सकते हो। इन सबको सेलेक्ट करो, सेंटर, वुडन फिनिश, डबल क्लिक करो, कंट्रोल ए करके बैक कर दो उसको। तो मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल सी कर रहा हूँ, यहाँ पर आके कंट्रोल वी, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। तो ये बेडरूम है, ये लोकेशन है, कंट्रोल सी, और अदर लोकेशंस आ गई, ये रेट है, कंट्रोल सी, बाकी सब में आ गया कंट्रोल वी। और यहाँ पर हमने कर दिया, नाउ दिस वन इज टोटल 65,000 रुपीज़ अप्रॉक्स। काम फास्ट हो गया। पॉइंट नंबर 1 डिटेल बनाया, पॉइंट नंबर 2, और साथ साथ हम हर एक फर्नीचर आइटम के साथ इंसर्ट कर सकते हैं उसकी इमेज। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पता है जब BOQ वगैरह बनाया जाता है ना, वो इसी तरह बनाया जाता है। समझ लो आपको BOQ का हम एक तरीके से आइडिया दे रहे हैं, ये चीज़ आप मान लो, ठीक है। ये आपने पूरा डिज़ाइन कर लिया। अब ऑटोकैड में तो इतना फास्ट कर नहीं सकते हम लोग। डोर विंडो की शेड्यूल्स, कॉस्टिंग, एक्सटीरियर का मटेरियल्स, उनका टाइप, वॉल कंस्ट्रक्शन डिटेल्स की भी टेबल इसी तरह बनाई जाती है। तो एक्सेल का मतलब बेस्ट, जो चाहो जैसे चाहो कैलकुलेशंस करो और सब कुछ उसमें मेंशन करो। मैं जैसे ही इसको यहाँ से क्लोज करूँगा तो इसका जादू देखो क्या होता है। इसका जादू यहाँ पर ये आ गया आपके पास।
टाइम बचा। जो वहां करा था डिजाइन वो यहां पर आया, डिटेल्ड टेबल बनाई, हर एक चीज को मेंशन करा क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। अब पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर यह आता है कि सर ये तो बात ठीक है, लेकिन इन केस अगर हमें चेंज करना पड़ गया, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो आप इस पे डबल क्लिक करो, आप वापस आ गए, आपको जो नहीं देना है आपने डिलीट करा एंड कैंसिल करा। इस तरह काम होता है प्रोफेशनल वे में। दिस इज द मेथड। इसी के साथ साथ हम कंप्लीट डिटेल बनाते हैं किसकी, दिस वन। अब एक आइडिया ले लो, आगे जब भी किसी प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो एक बहुत अच्छे से समझ लो। सीरियल नंबर, मटेरियल की डिटेल, उसकी इमेज, रेफरेंस, लेजेंड, थिकनेस ऑफ मटेरियल, कंपनी नेम, एरिया एंड फ्लोरिंग एरिया, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, इट्स जस्ट एग्जांपल। लेजेंड, टाइप, मटेरियल, आपने कहा कि नहीं मुझे डोर विंडो की डिटेल्स चाहिए, आप डोर विंडो में टेबल कैसे बनाओगे, विंडो सीरियल नंबर 1 2 3 4 5, विंडो के टैग W1 W2 W3, विंडो का नेम, स्लाइडिंग, फिक्स्ड, केसमेंट, विंडो का साइज, टोटल नंबर ऑफ विंडोज, लोकेशन इंटीरियर या एक्सटीरियर, विंडो की कॉस्ट, ठीक। और अगर ये कैटलॉग के बेसिस पे चूज कर रहे हो तो वो भी मेंशन कर सकते हो, और विंडो का मटेरियल भी डाल सकते हो, वुड एंड फिनिश विद ग्लास, केसमेंट विंडो, कोई भी डिटेल हो सकती है। तो वो कैसे बनाओगे, वो आप बनाओगे इस वे में। सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ब्लॉक और एट्रीब्यूट का यूज़ करोगे तो टाइम है, टेबल का यूज़ करोगे तो टाइम है, सबसे बेस्ट है ये। और अगर तो स्पेस प्लानिंग का मतलब नेट एंड क्लीन एरिया होना चाहिए। अब ये नहीं है कि वहाँ पर आपके पास वॉल, डोर, डिटेल सब कुछ आपने एक ही में मिक्स कर दिया, वो मत करो। क्यों, यहाँ पर ये जो पार्ट है ना, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके, फर्नीचर लेआउट को मेंशन कर रहा है, प्रॉपर प्लेसिंग ऑफ द फर्नीचर्स। अब इसी में आप डायमेंशंस भी दे दो, फर्नीचर भी दे दो, इनर डायमेंशंस, आउटर डायमेंशंस, टैगिंग भी दे दो, सब मेंशन कर दो, हैचिंग भी कर दो, तो वो फिर कंफ्यूजिंग हो जाएगी ड्राइंग। आप ड्राइंग अगर किसी फॉरवर्ड करोगे ना अपनी टीम को तो समझ ही नहीं पाएगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो जैसा नेम, जैसी ड्राइंग, वैसा टाइप, वैसी डिटेल डिज़ाइन करनी होती है। पॉइंट नंबर 1, ठीक है, इसको ध्यान रखना हमेशा। तो फर्नीचर लेआउट का मतलब यहाँ पर समझ लो, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहला पॉइंट ये है कि आपकी ड्राइंग परफेक्ट होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, आपकी ड्राइंग के अंदर ब्लॉक्स हमें मिलने नहीं चाहिए। धोखे से भी मेरे पास ड्राइंग ना भेज देना कोई भी ब्लॉक के साथ, मुझे नफरत है कि जो से लोग करते हैं ना, गलती आप बच्चों की भी नहीं होती है, बच्चों को पढ़ाया इसी तरह ही ट्रेन करा जाता है, वो उनके माइंड में सेव हो जाता है। कि क्या होता है कि उनको क्या पढ़ाते हैं कि आप लोग फर्नीचर लेआउट पे काम कर रहे हैं, और ये मैं बात कभी कभी सोचता हूँ कि इंस्टीट्यूट वाले, कोचिंग वाले हमारे लिए किसी दिन केस ना कर दें। अब गलती उनकी, मेरी भी नहीं है। बच्चा डिज़ाइन कर रहा है, बच्चे को क्वेश्चन पढ़ा दिया, एडीसी एंटर करो बेटा। एडीसी एंटर करने के बाद यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स अवेलेबल हैं, इनको आप रोटेट करिए, ठीक है। आप रोटेट करके इनको वहाँ पर प्लेस कर दीजिए। बच्चे ने प्लेस कर दिया, बच्चे ने क्वेश्चन करा सर इसका साइज़, आप बेटा इसको स्केल कर लेना। ओके सर, उसको स्केल कर लिया, बस बन गया फर्नीचर लेआउट। अब ये बताओ, आप ये सोचो प्रैक्टिकली, अभी फर्नीचर लेआउट गया साइट पे, अब वहाँ फर्नीचर लेआउट के लिए अगर वो साइट मेजरमेंट करेगा इसके बेसिस पे, तो क्या दोगे? कुछ नहीं, रिजल्ट 0 आएगा। बेसिकली हम लोगों ने प्रैक्टिस के लिए तो सीख लिया, प्रोफेशनली तो वो ड्राइंग गलत हो गई, क्लाइंट भी मार के भगा देगा, कैसे डिज़ाइनर आ गए। तो क्या करोगे वहाँ पर? वहाँ पर आप लोग हर एक फर्नीचर आइटम को डिज़ाइन करके रखोगे। दूसरा पॉइंट, आपके पास लाइब्रेरी होनी चाहिए।
आपके पास लाइब्रेरी होनी चाहिए, आप उस लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं कुछ ब्लॉक्स सेंड करूँगा, वो फॉर स्टैंडर्ड साइजेस पे नहीं है, बात को समझना, वो स्टैंडर्ड साइजेस पे नहीं है, वो रैंडम है। वो इसलिए है ताकि आप उनको यूज़ कर सको अपनी ड्राइंग में, ताकि आपको बेड को डिज़ाइन ना करना पड़े। अब कैसे, अब यहाँ पर इस बात को मैं एक्सप्लेन करूँगा और सभी लोग उस चीज़ को डिज़ाइन करेंगे उसी के बेसिस पे, तभी तो मुझे समझ में आएगा ना कि एक्चुअल व्यू हम क्लाइंट को क्या दे सकते हैं। इंटीरियर में सिर्फ एक प्लांट के मेशन से हमारे इंटीरियर का लुक क्या हो सकता है, कितना इफेक्ट पड़ेगा उसके कलर कॉम्बिनेशंस पे, उसकी स्कीम के ऊपर, कोई नहीं सोचता है, पता है। तो ये छोटी छोटी सी माइनर सी चीज़ें हैं जिनको नोटिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए कहता हूँ क्रिएटिविटी स्ट्रांग करो, चीज़ों को रटो ना। और ये जो आपने बेड दिया है वो प्लेसिंग किसके बेसिस पे करेगा, आपके साइज के बेसिस पे। आपने जो स्पेस प्लानिंग दी है फर्नीचर लेआउट में, वो 3D विजुलाइजर किसके बेसिस पे करेगा, आपके फर्नीचर लेआउट के बेसिस पे। आपने जो साइड टेबल का साइज दिया है वो किसकी बेसिस पे करेगा, चेंजेस एडिटिंग करेगा, आपके फर्नीचर लेआउट के बेसिस पे। तो इसकी वैल्यू उन्हीं को पता है जो काम करते हैं एक सिस्टमेटिक वे में। ठीक है, अगर आप अपने माइंड को थोड़ा सा और एक्स्ट्रा चलाओगे, आपने क्लाइंट से कहा ठीक है मैं एक काम कर रहा हूँ, आपका स्पेस बच रहा था वहाँ पर, तो मैंने सोचा कि ठीक है क्यों ना एक सिटिंग के लिए हम एक एरिया आपको प्रोवाइड करा दें। तो वहाँ पर आपने क्या करा, एक सिटिंग का एरिया वहाँ पर प्रोवाइड करा दिया। आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, आप यूज़ करना चाहो तो इसको आप यूज़ करो, जो आपको इसकी लोकेशन बेस्ट लगेगी आप उसको वहाँ पर प्लेस कर देना। समझे क्या हुआ, क्रिएटिविटी स्ट्रांग हुई, समझ में आया। फिर भी बच्चे के साथ क्वेश्चंस होते हैं कि सर मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कैसे डिज़ाइन करूं, तो इसका एक और तरीका है, इसका एक और बेस्ट ऑप्शन है। वो क्या, वो ये है आप रेफरेंस लीजिए ऑनलाइन, आप ऑनलाइन रेफरेंस लीजिए और वहाँ पे देखिए कि वहाँ पर इंटीरियर में क्या क्या चीज़ें मेंशन करी गई हैं। आप रेफरेंस के बेसिस पे अपने फर्नीचर लेआउट को, स्पेस प्लानिंग को डिज़ाइन करिए। और डायमेंशन देने का तरीका भी क्या होता है, डायमेंशन देने का तरीका, कितना स्पेस बच रहा है, फ्रंट एंड लेफ्ट में कितना स्पेस, राइट में कितना स्पेस, दिस वन इज इम्पॉर्टेंट। अगर आपके पास स्पेस बचे तो आप साइड टेबल वगैरह के साइजेस मेंशन कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो कुछ गलत नहीं होगा, डोंट वेरी, क्योंकि इंटीरियर में इसकी डिटेल्स दी जाती है माइनर ऑब्जेक्ट की। साइड टेबल का भी प्लान एलिवेशन सेक्शन बनता है। फर्नीचर लेआउट पे काम कर रहे हैं, फर्नीचर लेआउट की प्लेसिंग पे काम कर रहे हैं, स्पेस प्लानिंग पे काम कर रहे हैं। कोई पूछेगा आपसे स्पेस प्लानिंग में बताइए सर कितना स्पेस, कितना कवर करा है आपने, कितना स्पेस बच रहा है, क्या यूटिलाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं चीज़ों को। मैंने कितना स्टार्टिंग में आप लोगों को समझाया था ना कि वॉशरूम प्लानिंग के अंदर अगर आप लोगों ने चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में डिज़ाइन करा तो आपके आगे की ड्राइंग ईजी हो जाएगी, राइट, बोला था ना। वो पता है मैंने क्यों बोला था आप लोगों को, अगर आप यही पार्ट प्लानिंग के अंदर कंप्लीट कर लोगे तो आपको पता है क्या करोगे, आप सिंपल से कॉपी पेस्ट करोगे, डायमेंशन को हटाओगे, फर्नीचर लेआउट कंप्लीट। देखो मैं सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, फॉलो करना आप लोगों का काम है। अगर यही पार्ट अगर हमने प्लानिंग के अंदर बहुत अच्छे से टाइम दे के करा होता, भला 1-2 दिन का गैप कर देते कोई बात नहीं, तो आज की क्लास आपके लिए कितनी ईजी होती। आज मैं अगर आपसे कहता कि फर्नीचर लेआउट, तो आप कहते कि सर मेरा रेडी है, मैं ऑलरेडी वहाँ पर चीज़ें मेंशन कर चुका हूँ, मुझे कुछ नहीं करना है, कॉपी पेस्ट करना है और डायमेंशन देनी है। क्या हुआ, प्लानिंग से ही ये पार्ट निकला। इट मीन्स कि प्लानिंग का पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं हर एक बच्चे को समझाता हूँ, वॉशरूम डिज़ाइन कर रहे हो
तो डिसाइड कर लो लोकेशंस क्या आप दोगे, WC कहाँ पर रखोगे। वैनिटी का साइज़, वैनिटी डिज़ाइन करो, कॉपी पेस्ट मत करो, वैनिटी को डिज़ाइन करो कैटलॉग के बेसिस पे, आप वहाँ पर मेंशन करो ये WC मैं यहाँ पर प्लेस करूँगा। चीज़ों को पहले से ही माइंड लगाना स्टार्ट कर दो। WC प्लेस करने के बाद हमारे पास स्पेस इतना बच रहा है, ठीक है। वैनिटी मैं दे रहा हूँ तो वैनिटी के बाद इतना स्पेस हमारे पास आ रहा है। शॉवर एरिया हम यहाँ पर देंगे, ओके। शॉवर एरिया हमने दिया है, कितना एरिया दिया है शॉवर का, ठीक है। और अच्छे से काम करना है, आप हर एक फर्नीचर आइटम के अंदर उनके नेम मेंशन कर दो, WC वहाँ प्लेस कर दो। क्या ये गलत होगा? बिल्कुल नहीं गलत होगा, ये फर्नीचर का पार्ट है, आप उसकी टैगिंग कर रहे हो, आप उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हो, कोई गलत नहीं है। दिस वन इज वैनिटी, नाम डाल दो। और फर्नीचर लेआउट का काम ही होता है कि डेकोरेट करना चीज़ों को। दिस वन इज वैनिटी। वैनिटी का साइज़ किसी ने पूछ लिया, पता होना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि आप स्टैंडर्ड्स पे काम कर रहे हो। अभी भी माइंड में एक सवाल होगा, अभी उसी पे आएंगे। बेड, वार्डरोब, क्लियर। किचन कहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट होगा, उसकी डिटेल। और डाइनिंग की टेबल है, मेंशन करी स्टैंडर्ड के बेसिस पे। डाइनिंग टेबल मेंशन कर रहा हूं मैं यहाँ पर, और मैं वहाँ पर क्या करूँगा, वहाँ पर इसको डेकोरेट करूँगा। उसको भी डाइनिंग एरिया स्पेस है मेरे पास, तो मैं क्या करूँगा, टीवी यूनिट, मेरे पास और स्पेस बच रहा है, तो वहाँ पर आप क्या करोगे, सिटिंग के लिए कुछ एरिया यूज़ करो, बना के ऐसे ब्लॉक्स बना के वहाँ पर सिटिंग के लिए एरिया यूज़ करो। मैं यहाँ पर सिटिंग दे सकता हूँ, सिटिंग एरिया मेंशन कर दूँगा। ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम के सारे फर्नीचर्स स्टैंडर्ड के बेसिस पे, मतलब कि आपका बहुत बढ़िया सा लगना चाहिए हर एक एरिया। मैं सिंपल वर्ड में अगर एक्सप्लेन करूँ तो बहुत अच्छा सा सिंपल वे में डिज़ाइन कर सकते हो, गलत नहीं होगा। अगर मैं बताऊँ तो वो गलत नहीं होगा, लेकिन वो फिर बात नहीं होगी। अगर आपने सोचा कि ड्राइंग रूम मैंने डिज़ाइन करा, यहाँ पर मैंने स्टैंडर्ड साइजेस को लिया और उसके बेसिस पे बनाया और मेंशन कर दिया, वो गलत नहीं होगा। बट क्या हुआ कि ये लगेगा नहीं कि ये फर्नीचर लेआउट की ड्राइंग से, वहाँ पर मेंशन नहीं होगा। अब बात यहाँ पर क्या आती है कि हम इन सब चीज़ों को मेंशन तो कर सकते हैं, बट सर मुझे पता नहीं इसके बारे में क्या करें। मैंने फर्स्ट डे एक्सप्लेन करा था, सभी लोगों को याद होगा मैंने क्या एक्सप्लेन करा था। मैंने कुछ चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करा था, साइजेस के बारे में, स्टैंडर्ड, सभी को मैं नोट शेयर कर चुका हूँ। बाथरूम से मैंने स्टार्ट करा था, टाइप्स ऑफ बाथरूम कौन कौन से होते हैं, मैंने वो एक्सप्लेन करा था। और मैंने ये भी कहा था कि आगे आने वाली ड्राइंग्स में आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी स्टैंडर्ड्स की। स्टैंडर्ड वैनिटी डायमेंशन, साइज़ एंड क्लियरेंस, बाथटब डायमेंशन, साइज़ एंड क्लियरेंस, यहाँ पर सब दिया हुआ है। शॉवर, स्टैंडर्ड साइजेस, एवरी डिटेल्स। आप ड्राइंग रूम पे काम करोगे, ड्राइंग रूम के बारे में पता होना चाहिए। ड्राइंग रूम के भी नोट्स मैं शेयर कर चुका हूँ, उनको नोट करोगे, स्टडी करोगे, फिर मेंशन करोगे कॉफ़ी टेबल के स्टैंडर्ड्स क्या क्या होते हैं, साइज़ सोफ़े की डेप्थ कितनी होती है, साइड टेबल आप कितनी दे सकते हो, 22 से 30 इंच के करीब आप दे सकते हो, रग साइजेस आप वहाँ पर क्या मेंशन कर सकते हो। बेडरूम डिज़ाइन कर रहे हो तो बेडरूम के बारे में पता होना चाहिए आपको कि क्या क्या होते हैं टाइप्स ऑफ बेड। किंग साइज़ बेड का मतलब होता है 72 इंटू 78 इंचेस, मतलब 72 बाई 78 का मतलब हो गया 6 फीट, 6.5 फीट के करीब। तो किंग साइज़ बेड क्या होता है, किंग साइज़ बेड का मतलब होता है दिस वन इज 72 बाई 78 इंचेस, और ये कहाँ के लिए होता है, ओनली फॉर मास्टर बेडरूम के लिए, दैट आर एटलीस्ट 12 फीट वाइड। जो रूम का साइज़ हमारा 12 फीट से बड़ा होता है, माइंड में सेट कर लो 12 फीट से बड़ा है, ठीक है, आप किंग साइज़ बेड यूज़ कर लीजिए। रिक्वायरमेंट क्लाइंट की कुछ और नहीं, मैं थोड़ा सा और चाहता हूँ, स्पेस वगैरह भी यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है, एरिया बड़ा कर लो। क्वीन साइज बेड 16 टू 78 इंचेस कहाँ के लिए है, ये एक परफेक्ट कॉम्पैक्ट या स्मॉलर बेडरूम्स के लिए। सिंगल बेड 36 इंटू 72 इंचेस कहाँ के लिए परफेक्ट है, किड्स या सिंगल पर्सन बेडरूम के लिए। ये स्टैंडर्ड पता होंगे तभी तो काम कर पाओगे। क्या दोगे बना सामने वाले को आंसर,
कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए बेड के पास, कितना क्लियरेंस होना चाहिए, 24 इंचेस अप्रॉक्स होना चाहिए। यहाँ तक अगर आप साइड टेबल बना रहे हो तो 21 to 36 इंचेस, डेप्थ शुड बी अप्रॉक्सिमेटली 15 इंचेस से 16 इंच के करीब लेके चल सकते हो। 14, 15, 16 ये 3 साइजेस स्टैंडर्ड लेके चल सकते हो प्रैक्टिकली वर्किंग में अपने क्लाइंट के प्रोजेक्ट में। 14, 15, 16। अब आप वार्डरोब मेंशन कर रहे हो, अब आप वार्डरोब मेंशन कर रहे हो, आपको ये नहीं पता कि हम कितना स्पेस दें, इसके शटर्स हमारे कितने ओपन होंगे, तो ये कितना एरिया होना चाहिए, अप्रॉक्स 3 से 3.5 फीट, 36 इंच, 36 इंच। अलाउ क्लियरेंस 36 to 48 इंचेस इन फ्रंट ऑफ द वार्डरोब डिपेंडिंग ऑन इट्स पैनल साइज। कितना? 36 to 48। टीवी डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 32 to 42। ड्रेसिंग टेबल दे रहे हो, उसका साइज कितना होना चाहिए? स्टडी टेबल दे रहे हो, किसी ने पूछा साइज बताओ, कैलकुलेशन कर रहे हैं माइंड में, अप्रॉक्स 2.5 फीट और 3 फीट और 4, नहीं, परफेक्ट साइज एक्सप्लेन करो उसको। द स्टडी टेबल शुड बी एटलीस्ट 4 फीट लॉन्ग एंड 21 to 24 इंचेस डीप। 4 फीट भी हो सकती है, लेंथ वेरी कर सकती है डिपेंडिंग ऑन द स्पेस ऑफ योर एरियाज। 4 फीट भी कर सकती है, 3 फीट भी कर सकती है, 5 फीट भी कर सकती है, एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। डेप्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 24 इंचेस, 2.5 इंच के करीब यूज़ करी जाती है। ठीक है, सीलिंग हाइट मेंशन कर रहे हो, ओके, सीलिंग हाइट हमारी क्या है, अकम्फर्टेबल सीलिंग हाइट कितनी होनी चाहिए उसको पता होना चाहिए। यहाँ तक सिर्फ इस पे कहानी हमारी फिनिश नहीं होती है। आपको पता है, अगर हम आपसे क्वेश्चन कर लें, हम क्लाइंट हैं आपके, हम आपके क्लाइंट हैं और आप प्रोफेशनल, और हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, सर मुझे ये बताइए यहाँ पर आपने कौन सी टीवी यूनिट दी है, कौन आंसर देगा मेरा? टेक्स्ट में आंसर दीजिए, ये कौन सी टीवी यूनिट है? टीवी यूनिट है, बट कौन सी टीवी यूनिट आप यहाँ पर दे रहे हैं, नाम बताइए सर। कौन कौन है कोई? बताओ बच्चों, मेरा नाम डुबो दोगे तुम लोग क्या? या फोन रख दिया म्यूट पे और चले गए खाना खाने, मूवी देखने? है कोई अवेलेबल? अच्छा है, चलो ठीक है, एक आया। नो सर, चिराग है अवेलेबल, चलो थैंक गॉड। और कोई? ठीक है, बढ़िया। टीवी यूनिट का नाम बताओ, कौन सी टीवी यूनिट है ये, जल्दी से। नहीं बताओगे तो तुम्हारे हाथ से प्रोजेक्ट निकल जाएगा, हम क्लाइंट है तुम्हारे। एलसीडी, एलसीडी क्या होती है? एलसीडी यूनिट क्या होती है? टीवी यूनिट का नाम बताओ। एलसीडी टीवी यूनिट कौन सी होती है? चलो दूसरा पॉइंट, कौन से टाइप की होती है एलसीडी टीवी यूनिट? अब बताओ। नहीं पता, यही आंसर मैं जानता था। कितने प्यार से लिख के भेज रहे हो, कॉन्फिडेंस। नहीं पता सर। अंबुज, अवेलेबल है नहीं है? हाँ अंबुज, आवाज आ रही है ना अंबुज? तो टाइप्स ऑफ नेम, देखो मैंने छोटा सा क्वेश्चन करा था, साइड टेबल का नाम बताओ, नहीं पता। वार्डरोब का नाम बताओ, नहीं पता। अब आप सोच लीजिए, अगर हमने सिर्फ एक छोटी सी चीज़ पूछी है, अगर इंटरव्यू में किसी क्लाइंट ने पूछ लिया तब क्या करोगे? हर टीवी यूनिट का नेम होता है, उसके डिज़ाइन के बेसिस पे और उसको यूज़ कैसे करा जाएगा उसके बेसिस पे उसका नेम यूज़ करा जाता है। मल्टी फंक्शनल टीवी यूनिट का मतलब होता है कि किसी ने अगर आपसे कहा कि मुझे मल्टी फंक्शनल टीवी यूनिट चाहिए, इट मीन्स कि मैं टीवी यूनिट के साथ साथ उसको मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकूं। नेम के साथ टीवी यूनिट विद स्टडी या वर्क स्पेस के साथ चाहिए, टीवी यूनिट के साथ साथ उसको मल्टीपर्पज़ की यूज़ के नेम है पार्टिकुलर। और आपको क्या लगता है, आप जो वहाँ पर मेंशंस करते हैं
बेड के नेम, साइड टेबल, बेड साइड टेबल आप लोगों ने सिर्फ एक ही सुना है, बेड साइड टेबल। आपको क्या लगता है बेड साइड टेबल सिर्फ एक कैटेगरी की होती है? मार्केट में जाइए तब पता चलेगा वहाँ पर बेड साइड टेबल के नेम। हेलो। हाँ हम बोझ बताओ बताओ मुझे। हाँ अवेलेबल है आपका आवाज। हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ नेम होते हैं, सिर्फ इससे नहीं काम चलता है। क्या है? टीवी यूनिट, सॉरी बेड साइड टेबल। अब किसी ने आपसे कुछ, मैं ही क्वेश्चन कर लेता हूँ, बताओ उसका नाम क्या है? टीवी उसका बेड साइड टेबल का नहीं पता है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक डिज़ाइनर के लिए हर एक चीज़ की इंफॉर्मेशंस रखना अपने माइंड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना इन्फॉर्मेशन के हम बेकार हैं। ना तो हम क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, और कोई आंसर क्वेश्चन करेगा ना हम उसका आंसर दे सकते हैं, और ना हम उसकी डिटेल दे सकते हैं वहाँ पर। तो फर्नीचर लेआउट के लिए इम्पॉर्टेंट क्या होता है? फर्नीचर लेआउट के लिए इम्पॉर्टेंट होता है स्टैंडर्ड साइजेस प्लस नेम्स। जानना इनको, तब काम कर पाओगे। अच्छा, कभी सोचा नहीं था कि इसके भी नेम होते हैं? बहुत कुछ होता है चिराग, बहुत कुछ होता है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि अगर ये कॉलेज वाले 2-3 साल 4 साल जो पैसे लेते हैं बच्चों से, 5 लाख 6 लाख रुपए, अगर ये उतने अमाउंट में अगर बच्चों को थोड़ी सी स्टडी करा देंगे ना तो बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन वहाँ से बच्चा सिर्फ कुछ ही चीज़ें पढ़ के निकलता है जिसके बारे में उसे कुछ नहीं पता होता है। और इस चीज़ों के लिए लेके मैं बहुत ज़्यादा कहता भी हूँ, मैं बिल्कुल फ्रैंकली होके कहता हूँ, उन्हें खुद नहीं पता होगा। मैं फैक्ट बताऊँ, अगर आपसे चाहो तो अपने टीचर से डिस्कस कर लेना। जाओ, आप कोई टीचर होगा उससे पूछना मुझे 10 नेम बताओ। हाँ 50,000 ना शोएब, 50,000। देखो वो डिप्लोमा होता है इंटीरियर का, वो इंटीरियर का डिप्लोमा होता है 50,000 वाला, 1 ईयर का 2 ईयर का। जो प्रोफेशनल कोर्स होते हैं ना कॉलेज वगैरह के, वो 2-2.5 लाख 3 लाख से कम नहीं होते हैं। बहुत सारे बच्चे जो अभी कर रहे हैं वो टच में है, वो हम ही से सीख रहे हैं। अब वो बहुत तारीफ़ें करते हैं कॉलेज की, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, तो बाकी समझदार हो समझ जाओगे। समझ रहे हो? तो डिज़ाइनिंग का सबसे मेन चीज़ यही होता है। हाँ वही चीज़ है सर, बिल्कुल सही कह रहे हो। बस सिलेबस कंप्लीट करना होता है, बस सिलेबस कंप्लीट कर दिया, ओके बाय बाय। क्या सीखा क्या नहीं सीखा मुझे नहीं पता, बिल्कुल फैक्ट है ये बात। और कहीं से पता लगता है, बिल्कुल सही कह रहे हो। फीस का कोई मैटर नहीं है, बात फीस की नहीं हो रही है, बात टाइम की हो रही है। कितना टाइम आपका वेस्ट होता है, बात उसकी हो रही है। टाइम आपका जो वेस्ट होता है ना, वो आप क्या निकलते हो फाइनल ईयर में, एक पेज ले लेते हो, उस पेज पे आपका नाम होता है, डिग्री होती है, और उसको लेके मार्केट में घूमते हैं। क्या आता है सभी को पता है, जॉब में भी दिक्कत आती है और प्रैक्टिकली काम करने में भी दिक्कत आती है, ये सभी को पता, सभी लोग जानते हैं इस बारे में। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे काम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको थ्योरी पढ़ना, स्टैंडर्ड साइजेस को पढ़ना, उनको समझना कि क्या बना रहे हैं। तो मैं इसके सारे नोट्स शेयर करूंगा हर एक बच्चे को, सब लोग इसकी स्टडी करेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे प्रॉपर वे में और याद करेंगे उनके नेम के साथ, और एक बहुत अच्छा सा फर्नीचर लेआउट बना के सबमिट करेंगे असाइनमेंट के बेसिस पे। असाइनमेंट में टाइम लग रहा है, डोंट वरी, यू कैन टेक योर टाइम, आप टाइम ले सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें वो हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी, ना कॉलेज में मिलेंगी ना कहीं मिलेंगी। 5 साल बिहार करोगे तो मिलेंगी, चाहे जाके 5 साल बिहार कर सकते हो। ठीक है, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा चिराग। ठीक है, तो इसलिए अभी जो 3 महीने हैं वो 3 की जगह 4 महीने लगेंगे, मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि परफेक्ट होकर निकलना है। मार्केट में कंपटीशन बहुत है, सर्वाइव नहीं कर पाओगे वरना इतनी आसानी से, इतना ध्यान रखना। तो 3 से 4 महीने लग जाएँ कोई इशू नहीं है। असाइनमेंट में 2 दिन लग जाएंगे, 3 दिन लग जाएंगे, कोई इशू नहीं, बट असाइनमेंट परफेक्टली जस्ट लाइक ए प्रोफेशनली बनना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ठीक है, तो इतनी डिटेल्स सभी लोग कंप्लीट करो, और जो डाउट होगा, जो चीज़ समझ में ना आए मुझे व्हाट्सअप कर लिया करो, मैं तुरंत एक्सप्लेन कर दूंगा उसको।